अच्छा मैडम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 33 में बेसिकली डायल्यूटेड ईपीएस को लेके लास्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाए, जस्ट अ मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 33 में बेटा डायल्यूटेड ईपीएस को लेके लास्ट वैरायटी को डिस्कस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, अगर एक पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हो तो कैसे डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, हमें उसका आइडिया है। अब बेटा बात कर लेते हैं, अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्वेश्चन में आ जाए तो हाउ विल यू कैलकुलेट डायल्यूटेड ईपीएस। बेसिकली अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हमें बेसिकली फिर स्टेटमेंट्स के थ्रू काम करना होता है। फिर हम बेसिकली पहली स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम ऑर्डर डिसाइड करते हैं कि यार कौन सा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ज्यादा ईपीएस को डायल्यूट करेगा, और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम डायल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये जो डायल्यूटेड ईपीएस को थ्रू स्टेटमेंट्स कैलकुलेट किया जाता है, इसमें जो ट्रिगर पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो ये, अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे तो फिर डायल्यूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है, कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, ये फिलहाल आपके काम का नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे आप आएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा करना क्या। लेट्स कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, पहले भी हमारी हो चुकी है ऐसी बातें। अगर आपके पास कंटिन्यूड ऑपरेशन भी है कंपनी के पास और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस भी हैं, तो ईपीएस कंटिन्यूड का अलग और डिसकंटिन्यूड का अलग कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो सिर्फ 2 मिलियन। अगर पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 मिलियन ही ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो इसका मतलब है गिवन जो 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, फिर यही किसका काम करेंगे, वेटेड एवरेज का। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो कि एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर्स है वो 10 मिलियन है। तो ऑब्वियसली अगर हम 10 मिलियन को 2 मिलियन से डिवाइड कर दें, सिंपली बेसिक ईपीएस आ जाएगा 5। तो कंटिन्यूड ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 10 मिलियन का आ रहा है, उसको अगर हम 2 मिलियन से डिवाइड कर दें तो बेसिक ईपीएस आ जाएगा 5। असल में इस एग्जाम्पल में आप कह लें कोई बेसिक का तो इशू ही नहीं है, सारा जो गेम आपने सीखना है वो डायल्यूटेड का सीखना है। अगर आप देखें तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास तीन है, ऑप्शंस हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले कन्वर्टेबल का वर्ड अगर आ जाए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर कन्वर्टेबल का वर्ड आ जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली बन जाता है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। रिपीट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर पोटेंशियल का वर्ड आ जाता है तो बेसिकली वो आपके लिए क्या बन जाता है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर बन जाता है। ओके, ऑप्शंस में अगर आप देखें 1 लाख है, एक्सरसाइज प्राइस 60 है, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर ड्यूरिंग देयर इज 75। शेयर ऑप्शंस के केस में शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आपके ईपीएस को बेसिकली क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। शेयर ऑप्शंस के केस में शेयर ऑप्शन के केस में बेसिकली शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आपके ईपीएस को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें आपके पास 1 लाख शेयर ऑप्शंस है, एक्सरसाइज प्राइस 60 है, एवरेज मार्केट वैल्यू 75 है। अगर एवरेज मार्केट वैल्यू 75 है तो हम बड़े आराम से शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूं, शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन का आप 100,000 शेयर ऑप्शंस लेंगे, मल्टीप्लाई, एवरेज मार्केट वैल्यू चल रही है 75, एक्सरसाइज प्राइस 60 है, तो हम बेसिकली 15 चार्ज नहीं कर रहे आउट ऑफ 75। तो हमारे पास जो शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आते हैं वो आते हैं 20,000। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, शेयर ऑप्शन के केस में शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन आपके ईपीएस को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। और यहाँ पे जो शेयर्स फॉर निल कंसीडरेशन है वो बेसिकली कितने,
20,000। तो क्योंकि क्वेश्चन में एक से ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स है, तो बेसिकली जो हम ईपीएस को कैलकुलेट करेंगे वो थ्रू स्टेटमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर। स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर में हम बेसिकली ऑर्डर डिसाइड करते हैं मोस्ट डायल्यूटिव से लीस्ट डायल्यूटिव। पहला कॉलम होता है इंक्रीज इन अर्निंग्स, इंक्रीज इन अर्निंग्स। दूसरा कॉलम है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। तीसरा कॉलम है इंक्रीमेंटल ईपीएस का। फोर्थ में आ जाता है ऑर्डर या रैंकिंग। शेयर ऑप्शंस के केस में ऑफ कोर्स कोई अर्निंग का चक्कर नहीं। बेसिकली यहाँ पे मैं 3 जीरो को इग्नोर कर रहा हूँ। क्वेश्चन में इन्होंने करेंसी यूनिट दिया हुआ, ये बेसिकली एग्जाम्पल जो ली गई है वो आपके प्योर जो आईएफआरएस की बुक है वहां से लिया गया। वहां पे बेसिकली किसी करेंसी को का डायरेक्टली यूनिट इस्तेमाल नहीं होता, डॉलर, रुपीस या पाउंड। दे राइट करेंसी यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझे, डॉलर्स। सो लेट्स इग्नोर 3 जीरोस। शेयर्स में भी 3 जीरो इग्नोर कर देते हैं। तो शेयर ऑप्शंस के केस में अर्निंग का इंक्रीज तो कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 20 से। ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल ईपीएस कुछ भी नहीं होगा। थर्ड कॉलम कैसे आता है? आप पहले कॉलम के आंसर को सेकंड कॉलम के आंसर से डिवाइड करते हैं तो थर्ड कॉलम आता है। शेयर ऑप्शन के केस में क्योंकि इंक्रीज इन अर्निंग्स कुछ है ही नहीं, तो दैट इज वाई कोई भी इंक्रीमेंटल ईपीएस नहीं है हमारे पास। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले कन्वर्टेबल की टर्म अगर इस्तेमाल होती है तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बन जाता है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। और डायल्यूटेड ईपीएस निकालते हुए हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर अगर डे वन में ही ऑर्डिनरी बन जाए तो हमारा ईपीएस क्या होगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स 800,000 शेयर्स है विद अ पार वैल्यू ऑफ 100, entitled to a cumulative dividend of currency unit 8 per share। 800,000 शेयर्स है और एक शेयर के अगेंस्ट 8 का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दे आर एंटाइटल्ड। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल टू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन रेशियो देखें। वो कह रहा है एक प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा। अगर एक प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने, 8 लाख। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑर्डिनरी शेयर्स 1.6 मिलियन बनते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि 800,000 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको अगर हम ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करें तो ये 1.6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स बनते हैं। इट मीन्स अगर हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, वी हैव ऑलरेडी इग्नोर्ड 3 जीरोस, तो नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज आ जाएगा। 1.6 मिलियन मीन 1600, क्योंकि 3 जीरो इग्नोर कर दिए। अब अगली चीज, अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमने जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना था वो अब हमें देने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा डिविडेंड सेफ हो जाएगा। एक प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट कितने का डिविडेंड देना था, 8 का। तो अगर मैं 800,000 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6.4 मिलियन का डिविडेंड बनता है। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर हम जो अजम्पशन लेते हैं कि यार कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो चुके हैं, देन ऑब्वियसली हमें 6.4 मिलियन का प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है।
सारे का सारा डिविडेंड सेव होगा। जब डिविडेंड सेव होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक प्रेफरेंस शेयर्स 2 ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा तो 8 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी में 1.6 मिलियन बनता है। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्रेफरेंस शेयर के अगेंस्ट 8 का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेगा। तो यार जब हम प्रेफरेंस वालों को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें फिर 6.4 मिलियन का डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो जिसकी वजह से इंक्रीज इन अर्निंग्स आएगा 6,400। क्यों? 3 जीरो इग्नोर किया मैं। फिर एक और चीज, डिविडेंड के को हम कोई आफ्टर टैक्स से किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते। वजह, डिविडेंड इटसेल्फ टैक्स के बाद आता है। तो इसको किसी तरह से किसी चीज से मल्टीप्लाई करके यू आर नॉट सपोज टू मेक इट आफ्टर टैक्स। व्हाई? बिकॉज इट इज इटसेल्फ आफ्टर टैक्स। तो अब अगर हम 6.4 मिलियन को यानी कि 6,400 को 1,600 से डिवाइड करें, 6,400 को अगर मैं 1,600 से डिवाइड करूं तो अब इंक्रीमेंटल ईपीएस आपके पास आता है 4। तो रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जैसे ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होंगे तो 800,000 प्रेफरेंस शेयर्स दे विल बी कन्वर्टेड टू 1,600 ऑर्डिनरी शेयर्स। प्लस हमें 6.4 मिलियन का डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा डिविडेंड हमारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फिर वो रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले कन्वर्टेबल का वर्ड आ जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट आपके लिए क्या बन जाता है? पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड को अगर आप रिकॉल करें, वी डिड वर्क ऑन दिस कन्वर्टेबल बॉन्ड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल। कन्वर्टेबल बॉन्ड जब हम ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज नॉट ओनली कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ेंगे, प्लस आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती हैं और हमें जो इंटरेस्ट सेव होता है उसको आफ्टर टैक्स करना होता है। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, नॉमिनल अमाउंट मीन्स पार वैल्यू आप कह लें, टोटल 100 मिलियन। सीयू मैंने बताया था करेंसी यूनिट, मान लो कि करेंसी यूनिट हमने डॉलर लिया हुआ है। तो 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड है, टोटल अमाउंट है 100 मिलियन। ईच 1,000 बॉन्ड पार वैल्यू इज कन्वर्टेबल टू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बस 100 मिलियन का कन्वर्टेबल बॉन्ड है टोटल, और एक बॉन्ड जिसकी पार वैल्यू 1,000 है, वो 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। रिपीट, टोटल कन्वर्टेबल बॉन्ड का अमाउंट है 100 मिलियन। टोटल कन्वर्टेबल बॉन्ड का अमाउंट है 100 मिलियन। कन्वर्जन का जो रेशो है, एक बॉन्ड बेसिकली 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन एक बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी? 1,000। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से पार वैल्यू 100 होती है, लेकिन यहाँ 1,000 गिवन तो इट्स ओके, वी विल वर्क ऑन 1,000, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आपके पास आता है 2 मिलियन। इट मीन्स अगर आपके 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स जो बढ़ेंगे वो 2 मिलियन से बढ़ेंगे, मीन्स 2,000 से बढ़ेंगे। फिर अगली चीज, जब कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो नंबर वन, हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सेव होगा और हमें इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना होगा। टैक्स का रेट 40% है, तो टू मेक इट आफ्टर टैक्स हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट सेविंग आफ्टर टैक्स, टोटल जो बॉन्ड है कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसकी पार वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 100 मिलियन है, इसका 5%। मैथमेटिकली अगर आप बात करें, अगर आप 100 मिलियन का 5% लें तो ऑब्वियसली वो 5 मिलियन होता है। रिपीट, अगर आप 100 मिलियन का 5% लें तो ऑब्वियसली वो 5 मिलियन होता है। टैक्स का रेट 40 है, टू मेक इट आफ्टर टैक्स हम 60 से मल्टीप्लाई करें। अगर टैक्स का रेट 30 होता तो हम 70 से मल्टीप्लाई करते। अगर टैक्स का रेट 20 होता तो हम 80 से मल्टीप्लाई करते। टैक्स का रेट अगर 10 होता तो हम 60 की जगह 90 लिखते।
टैक्स का रेट 5 होता तो हम 60 की जगह 95 लिखते, और अगर टैक्स का रेट होता ही नहीं तो फिर हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सिंपली 100 मिलियन इंटू 5% ले लेते हैं बस। लेकिन यहाँ पे टैक्स का रेट 40 है, टू मेक इट आफ्टर टैक्स 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 3 मिलियन आता है, 3 मिलियन। यानी कि इंक्रीज इन अर्निंग्स आएगा 3 मिलियन, 3 जीरो इग्नोर किए हुए तो 3000। अब आप 3000 को अगर 2000 से डिवाइड करें तो 1.5। अच्छा, ऑर्डर या रैंकिंग कैसे डिसाइड करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर डिसाइड करने का तरीका ये होता है, जहां इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है दैट हैज टू बी नंबर वन। रिपीट, यहां पे रैंकिंग का तरीका ये है, जहां इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम होगा इट इज गोइंग टू बी नंबर वन। तो जहां इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम होगा, अगर आप देखें ऑप्शन में तो इंक्रीमेंटल ईपीएस है ही नहीं, तो इससे कम तो कुछ भी नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ डू वी डिसाइड द ऑर्डर, जहां इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम होगा इट हैज टू बी नंबर वन, क्योंकि वो आपके ईपीएस को ज्यादा डाइल्यूट करेगा। देन 4 और 1.5 में से सेकंड एंड थर्ड। लेट मी रिपीट, हाउ डू वी डिसाइड द ऑर्डर। एक्चुअली पहली स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, सिंपली पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ डिसाइडिंग द ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। हाउ डू वी डिसाइड रैंकिंग, और यू कैन से द ऑर्डर, इंक्रीमेंटल ईपीएस जहां सबसे कम होगा दैट हैज टू बी नंबर वन। एक्चुअली वी वांट टू सी कौन हमारे ईपीएस को ज्यादा डाइल्यूट करेगा। भाई जहां अर्निंग सबसे कम होंगी पर शेयर, इट हैज टू डाइल्यूट। सो इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे जहां कम होगा इट हैज टू बी नंबर वन, तो ऑप्शन नंबर वन है। फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में देखें तो इंक्रीमेंटल ईपीएस 4 है, कन्वर्टेबल बॉन्ड में देखें तो इंक्रीमेंटल ईपीएस 1.5 है। ऑब्वियसली दोनों में से कम क्या है, 1.5, तो 1.5 becomes second and obviously convertible preference share becomes third. Last time, let me repeat, incremental EPS जहां सबसे कम होगा it has to be number one. जो सेकेंड स्टेटमेंट होती है एक्चुअली, इसमें हम डायलूटेड ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ डायलूटेड ईपीएस। कैलकुलेशन ऑफ डायलूटेड ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ डायलूटेड ईपीएस। पहला कॉलम है, सिंपली अर्निंग्स का ले लें, अर्निंग्स शेयर्स एंड ईपीएस। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी सेकंड स्टेटमेंट में आप डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, ये स्टेटमेंट हमेशा बेसिक ईपीएस से स्टार्ट होती है। लेट मी इग्नोर 3 जीरो, अर्निंग के 3 जीरो इग्नोर किए, शेयर्स के 3 जीरो इग्नोर किए। ओके, रिपीट, स्टेटमेंट टू इन विच वी कैलकुलेट एक्चुअली डाइल्यूटेड ईपीएस, ये स्टेटमेंट हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक ईपीएस से। नंबर वन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ईपीएस। सेकंड, वी विल जस्ट फोकस ऑन कंटिन्यूड ऑपरेशंस। जहन में एक सवाल आता है कि सर डिसकंटिन्यूड का क्या होगा, आपने खुद ही कहा था कि हमें कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड दोनों के ईपीएस निकालने हैं। बिल्कुल, आई एम स्टिल सेइंग द सेम थिंग। अभी सवाल खत्म थोड़ी हुआ है, देखेंगे डिसकंटिन्यूड का क्या करना है। लेकिन फिलहाल एक चीज याद रखिएगा, जब हम डायलूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो ये स्टेटमेंट स्टार्ट होगी बेसिक ईपीएस से, एंड लेट्स जस्ट फोकस ऑन कंटिन्यूड ऑपरेशंस। ओके, बेसिक ईपीएस। अब अगर मैं बेसिक ईपीएस की बात करूं तो हमारी जो अर्निंग्स है वो 10,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स 2000 है, और बेसिक ईपीएस आएगा 5, जो बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने कैलकुलेट किया था। ओके, नाउ अब बेटा स्टेटमेंट वन का जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। स्टेटमेंट वन के अंदर सबसे पहले है शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस में अर्निंग्स तो नहीं बढ़ेंगी, शेयर्स 20 से बढ़ेंगी। अर्निंग्स विल रिमेन 10,000, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स 2020 हो जाएंगे। अब अगर हम 10,000 को 2020 से डिवाइड करें, आई एम गेटिंग 4.95। ये 4.95 डायल्यूटेड ईपीएस है, क्योंकि ये 5 से कम है, ये बेसिक से कम है। ओके, अब बेटा दूसरे नंबर पे प्लीज क्वेश्चन का नंबर 2 नहीं देखेंगे, रैंकिंग का नंबर 2 देखेंगे। रैंकिंग का नंबर 2 जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है।
तो 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अर्निंग्स बढ़ेंगी 3000 से, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे 2000 से, आपकी टोटल अर्निंग्स हो जाएंगी 13,000, यहाँ हो जाएगा 4020। अब बेटा अगर हम 13,000 को 4020 से डिवाइड करें, आई एम गेटिंग 3.233 और 234, अगर लिटिल बिट राउंड ऑफ करें, चलिए 3.23 ले लें, डाइल्यूटेड ईपीएस। अब एक चीज समझनी है बहुत ध्यान से कि व्हाई वी आर सेइंग 3.23 इज डाइल्यूटेड। एक्चुअली 3.23 को डाइल्यूटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वाले से कम है, प्रीसीडिंग से कम है। 3.23 के लिए प्रीसीडिंग 4.95 है, ये पिछले वाले से कम है, इसलिए हम इसको डाइल्यूटेड कह रहे हैं। हमेशा इस स्टेटमेंट में डाइल्यूटेड ईपीएस को चेक करने के लिए प्रीसीडिंग वाले से कंपेयर करते हैं, पिछले वाले से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली 4.95 के लिए प्रीसीडिंग क्या है, 5, तो आई कंपेयर्ड 4.95 विद द बेसिक ईपीएस विच इज 5। लेकिन 3.23 को 5 से कंपेयर नहीं करेंगे, 3.23 को प्रीसीडिंग वाले से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस वाले से, जो कि 4.95 है। तो अगर आपसे कोई पूछे यार आप 3.23 को बेस डाइल्यूटेड क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इट इज लेस देन 5, नो, हम 3.23 को डाइल्यूटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लेस देन 4.95 है। तो इस स्टेटमेंट में हमेशा डाइल्यूटेड ईपीएस डिसाइड करने के लिए जो प्रीवियस ईपीएस होता है उससे कंपेयर करते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। रैंकिंग में जो तीसरा नंबर है वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर 6400। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से अर्निंग्स में इंक्रीज आएगा 6400 का, ऑर्डिनरी शेयर्स में इंक्रीज आएगा 1600 का। ये यहाँ देख सकते हैं आप, अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है 6400 से, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं 1600 से। ऐड कर दें 19,400 और ये हो जाएगा 5620। अब अगर आप 19,400 को 5620 से डिवाइड करें, आई एम गेटिंग 3.45। अब ये जो 3.45 है, इट इज मोर देन द प्रीवियस वन। 3.45 इज ग्रेटर देन 3.23, और मैंने कहा था इस स्टेटमेंट में हमेशा प्रीसीडिंग वाले से कंपेयर करते हैं। सिंस आपका 3.23 इज मोर देन द प्रीवियस वन, तो 3.23 को हम कहेंगे एंटी डाइल्यूटेड। और बेटा याद रखिएगा, एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज नहीं करते। व्हाई? बिकॉज डाइल्यूटेड ईपीएस का ऑब्जेक्टिव है टू शो द डार्क साइड ऑफ द बिजनेस। एंटी डाइल्यूटेड तो बेसिकली ब्राइट साइड को दिखा रहा होता है। तो 3.23 एक एंटी डाइल्यूटेड है, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज नहीं करते। इनफैक्ट अगर जो 3.23 अगर आपका सेकंड ईपीएस ही एंटी डाइल्यूटेड आता तो हम क्वेश्चन वहीं पे रोक देते। तो स्टेटमेंट में आपका जैसे ही हो सकता है एंटी डाइल्यूटेड शुरू में ही आ जाता फॉर एग्जांपल, तो वी वुड हैव स्टॉप द स्टेटमेंट ओवर देयर। तो एंटी डाइल्यूटेड हमारे डाइल्यूटेड ईपीएस के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओके ना, हमारे पास दो डाइल्यूटेड ईपीएस है, एक 4.95 है, 3.23 है। अगर कंपनी चाहे तो दोनों को डिस्क्लोज कर दे, बट ऑब्वियसली अगर एग्जाम के लिहाज से बात करेंगे तो हम एक ऐसे डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करेंगे जो मैक्सिमम हो। तो इस वक्त हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करने की बात करेंगे, वी विल टेक 3.23, जो सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड है। क्यों सर? डाइल्यूटेड ऑब्जेक्टिव, डाइल्यूटेड ईपीएस का ऑब्जेक्टिव है टू शो द डार्क साइड ऑफ द बिजनेस। तो अगर इन दोनों में से किसी एक की बात करेंगे तो हमारे लिए जो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस है एग्जाम के लिहाज से, वो 3.23 है। प्रैक्टिकली अगर कंपनी चाहे तो दोनों ही डाइल्यूटेड ईपीएस शो कर दे, 4.95 भी 3.23 भी। अदरवाइज एक शो करेंगे तो एक जो शो होगा वो लाजमी जो सबसे कम है उसी को शो करेंगे, विच इज 3.23। लेकिन बस ये याद रखिएगा, एंटी डाइल्यूटेड को डिस्क्लोज नहीं करते। ओके, अब यहां तक हमने लेट से बेसिक ईपीएस भी निकाल लिया, डाइल्यूटेड भी निकाल लिया, बट वी हैव वर्क ओनली ऑन कंटिन्यूड ऑपरेशंस। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो डिसकंटिन्यूड नाम की चीज भी है।
और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस में बिजनेस में 4 मिलियन का लॉस है। इसको कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेट मी शो यू। थोड़ा सा सवाल और एक्सटेंड होगा और आप सिंपली ले लें जी बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस यहां ले लेते हैं, डायल्यूटेड ईपीएस यहां लें जी, कंटिन्यूड ऑपरेशंस। अगर मैं कंटिन्यूड ऑपरेशंस की हम बात करें, प्लीज देखिएगा, बेसिक ईपीएस आपके पास कंटिन्यूड के अंदर 5 है। डायल्यूटेड मैंने कहा था जो मोस्ट डायल्यूटेड होगा वो शो करे। रिपीट, बेसिक ईपीएस कंटिन्यूड ऑपरेशंस में 5 आ रहा है और डायल्यूटेड जो है कंटिन्यूड ऑपरेशन का वो 3.23 आ रहा है। अब मुझे बेसिक ईपीएस भी निकालना है, डायल्यूटेड भी निकालना है डिसकंटिन्यूड का। लेकिन जब मैं डिसकंटिन्यूड का डायल्यूटेड ईपीएस निकालूंगा तो मुझे किसी स्टेटमेंट की जरूरत अब नहीं है। अब कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनेगी, डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे देखते हैं, यहां लिखेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। अब एक चीज याद रखिए, चाहे कंटिन्यूड ऑपरेशंस हो या डिसकंटिन्यूड, दोनों की अर्निंग्स में फर्क होता है ऑब्वियसली, लेकिन जो डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं वेटेड एवरेज वो सेम होता है। रिपीट, ऑब्वियसली कंटिन्यूड की बात करें डिसकंटिन्यूड की, नंबर ऑफ शेयर्स जिससे अर्निंग्स को डिवाइड किया जाता है इट हैज टू बी सेम। फर्क सिर्फ ये होता है कंटिन्यूड की अर्निंग्स अलग है, डिसकंटिन्यूड की अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो वेटेड एवरेज शेयर्स आता है वो बिल्कुल सेम आता है। डिसकंटिन्यूड में 4 मिलियन का लॉस है। अगर मैं डिसकंटिन्यूड के बेसिक ईपीएस की बात करूं, लॉजिकली तो वो बेसिक लॉस पर शेयर है रादर देन अर्निंग पर शेयर। आप 4 मिलियन को 2 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो लॉजिकली 2 का डिसकंटिन्यूड को लेके लॉस पर शेयर आता है। रिपीट, कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड के केस में ऑब्वियसली अर्निंग्स में फर्क है, लेकिन वेटेड एवरेज शेयर जिससे आप डिवाइड करेंगे वो सेम होगा, क्योंकि एक कंपनी के अंदर वेटेड एवरेज शेयर्स तो सेम होते हैं। तो यहाँ पे 4 मिलियन को आपने सिंपली डिवाइड कर दिया 2 मिलियन से, लॉजिकली आपके पास बेसिक ईपीएस की जगह आप कह सकते हैं लॉस पर शेयर है। तो यहाँ हमने -2 लिख दिया। अब 3.23 कैलकुलेट करते हुए जिन नंबर ऑफ शेयर्स को आपने यूज किया है, जो मोस्ट डायल्यूटिव वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हुए जिन वेटेड एवरेज शेयर्स को आपने यूज किया है, इसी को यूज करेंगे डिसकंटिन्यूड के लिए। ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूड की अर्निंग्स अलग होंगी, लेकिन डिनोमिनेटर में आने वाले शेयर्स सेम होंगे। जैसे बेसिक ईपीएस हमने कंटिन्यूड का निकाला था तो वी यूज 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, डिसकंटिन्यूड में भी 2 मिलियन यूज किए। डायल्यूटेड ईपीएस 3.23 निकालते हुए हमने 4020 शेयर्स यूज किए। अब भी 4020 होंगे, अर्निंग्स चेंज हो जाएंगी। अर्निंग्स बेसिकली कंटिन्यूड की जगह डिसकंटिन्यूड की आ जाएंगी और डिसकंटिन्यूड में हमारे पास लॉस है। तो लॉजिकली अगर मैं 4 मिलियन ले रहा हूँ, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं इसको डिवाइड जो कर रहा हूँ 4020 से कर रहा हूँ, ये 0.99 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं फाइनल नेट ईपीएस की बात करूं तो ये बनता है 3, दिस इज 3, दिस इज 2.24। मतलब कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड को अगर मैं नेट ऑफ करके बात करूं तो नेट ईपीएस आप कह सकते हैं एक जगह 3 आ रहा है, दूसरी जगह 2.24 आ रहा है। ओके, फिर एक चीज हमेशा याद रखिए, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है जी हर लिहाज से। अब एक चीज समझनी है, व्हाट इज दैट। अगर कभी आपके पास एमसीक्यूज में ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, ध्यान से बात सुननी है, मल्टीपल चॉइस के अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यार आप डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में बताएं, याद रखिएगा अर्निंग पर शेयर अगर कम हो रही है, ईपीएस कम हो रहा है, तो इट मींस लॉजिकली ये क्या है, डायल्यूटेड ईपीएस। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी के बिजनेस में इंस्टेड ऑफ अर्निंग्स लॉस हो सकता है।
याद रखना, अर्निंग पर शेयर कम होना डायल्यूटेड ईपीएस है। लेकिन अगर बिजनेस में अर्निंग की जगह लॉस हो तो अर्निंग पर शेयर नहीं आता, लॉस पर शेयर आता है। अब याद रखिए, अगर लॉस पर शेयर कम हो रहा है तो वो एंटी डायल्यूटेड। तो एग्जामिनर कभी इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि यार ये बताएं, अर्निंग पर शेयर कम होना डायल्यूटेड ईपीएस की एग्जांपल, आप कहेंगे जी बिल्कुल, अर्निंग पर शेयर का कम होना इज अ डायल्यूटेड ईपीएस। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है ये बताओ बिजनेस में लॉस पर शेयर आ रहा है, और जब हम डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमारे पास लेट से लॉस पर शेयर कम होता है, तो बेटा याद रखिएगा लॉस पर शेयर का कम होना एंटी डायल्यूटेड होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर आपके पास अर्निंग्स है, अर्निंग्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव अर्निंग्स, ठीक है जी, और क्वेश्चन में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्वेश्चन में क्या है? और एग्जामिनर आपको एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहता है कन्वर्टेबल बॉन्ड अगर 2 इयर्स में कन्वर्ट हो तो 5 मिलियन शेयर्स होंगे, 3 इयर्स में कन्वर्ट हो तो मान लो 2 मिलियन शेयर्स होंगे, 5 साल में कन्वर्ट हो 10 मिलियन शेयर्स होंगे। व्हाट आई रियली वांट टू से, एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन है। अगर आपके पास अर्निंग्स हैं और कन्वर्टेबल बॉन्ड के एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन है, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा कन्वर्टेबल बॉन्ड का वो ऑप्शन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो सके। रिपीट, अगर अर्निंग्स हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड में वो ऑप्शन लेंगे जिसमें मैक्सिमम ऑर्डिनरी शेयर्स आए। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बिजनेस के अंदर अर्निंग्स हैं, मुझे डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है, एग्जामिनर ने कन्वर्टेबल बॉन्ड दे रखा है, लेकिन एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन है। अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन है तो बेसिकली मैं एक ऐसा ऑप्शन लूंगा जिसमें मैक्सिमम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो रहे हो। लेकिन मान लो बिजनेस में अर्निंग्स नहीं है, लॉस है, और एग्जामिनर ने हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड दे रखा है और एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन है। रिपीट, अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस के अंदर अर्निंग्स नहीं है, लॉस है, और एग्जामिनर ने हमें बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड दिया हुआ है डायल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए। ओके, पहली बात तो हमेशा याद रखिएगा, अगर बिजनेस में लॉस और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं तो जब भी हम डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो डायल्यूटेड कभी भी नहीं होगा, हमेशा एंटी डायल्यूटेड होगा। क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड को जब आप ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और आपका डायल्यूटेड ईपीएस लॉस में बेसिक से कम होगा। तो जाहिर सी बात है लॉस के केस में जब भी, इफ देयर इज अ लॉस, जब भी आप डायल्यूटेड ईपीएस निकालने जाएंगे लॉस के केस में वो हमेशा एंटी डायल्यूटेड ही होगा। अब याद रखने वाला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है ये सुन लें, अगर एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शंस हो कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में और बिजनेस में लॉसेस है, तो हम एक ऐसा कन्वर्जन ऑप्शन लेंगे जिसमें मिनिमम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो। कौन सा वाला लेंगे भाई? मिनिमम ऑर्डिनरी शेयर्स वाला। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बिजनेस में अर्निंग्स मिलेंगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है लॉस हो। बस आपने ये याद रखना है, अगर लॉस है और क्वेश्चन में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, एक से ज्यादा कन्वर्जन ऑप्शन है, तो हम उस कन्वर्जन ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें मिनिमम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो। और ये भी याद रखिएगा, कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में जब आप बिजनेस में लॉस होगा और डायल्यूटेड ईपीएस निकालने जाएंगे, लॉजिकली वो डायल्यूटेड नहीं होगा, वो एंटी डायल्यूटेड होगा। तो बेटा ये चेक कर लें, ये लास्ट वैरायटी थी डायल्यूटेड ईपीएस की जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली। स्टिल ईपीएस को लेके आपके जहन में कोई भी सवालात हो, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब के चैनल पे पूछ सकते हैं, प्लस यू कैन आस्क इफ़ यू आर इनरोल्ड, तो आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में सवालात पूछ सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ईपीएस। बाकी अगर आप रेगुलर क्लास की बात करेंगे तो उसमें हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें ईपीएस के अंदर, और नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ऑब्वियसली रेगुलर क्लास के अंदर जो कवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी बहुत ज़्यादा होती है।
लेकिन यहाँ पे 4 क्लासेस का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको ईपीएस का कंप्लीट आइडिया मिल जाए इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। तो इसलिए हमने विद इन 4 क्लासेस ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग 100%, लेकिन ऑलमोस्ट हमने ईपीएस के सारे के सारा जो आइडिया आपको दिया जा सकता है तो हमने आपको आइडिया दे दिया। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस लाइफ, थैंक्स अ लॉट, अस्सलाम वालेकुम।